दूसरों के नोट्स पढ़ के, दूसरों की पीडीएफ पढ़ के आप कंटेंट कलेक्टर तो हो सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाएंगे। डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा और खुद के ही नोट्स बनाने पड़ेंगे, और ये लेंथी प्रक्रिया है, लेकिन तुम्हारे पास समय भी 15 महीने का पर्याप्त है, और उस 15 महीने में तुमको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। एमपीपीएससी 2025 के लिए क्या हो रणनीति, कैसे बनाते हैं टाइम टेबल, नोट्स कैसे बनाते हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सफलता की ये 5 मंत्रों का हमें अनुसरण करना चाहिए। चूंकि हम लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए छात्र होने के नाते हमारे पास एमपीपीएससी का सिलेबस होना चाहिए। प्री और मेंस दोनों के सिलेबस की फोटो कॉपी निकालो और तकिया के नीचे घुसेड़ के रख दो। सिलेबस का महत्व अपनी महबूबा से ज्यादा दो, महबूबा को कम देखो, सिलेबस को ज्यादा देखो। जब भी याद आए तकिया के नीचे सिलेबस निकाला और उसको देखने लगे। जिस बच्चे की सिलेबस के प्रति समझ अच्छी होती है वो सिलेक्शन के उतने पास होता है। फिर दूसरा काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप ये देखो एमपीपीएससी ने प्री और मेंस में प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। जिसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रति समझ अच्छी होती है वो कभी पढ़ाई करते समय भटकता नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की समझ अच्छा होने का मतलब है उस बच्चे को यह समझ में आ जाता है कि इस टॉपिक में मुझे ये पढ़ना है और इस टॉपिक में मुझे ये छोड़ना है, जिससे उसका वर्डन कम हो जाता है। और फिर तीसरा है सेल्फ नोट्स बनाना। यदि आपने प्री और मेंस के सेल्फ नोट्स बनाए हैं तो पहले ही अटेम्प्ट में आपको एसडीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता, और यदि आपने नहीं बनाए हैं तो यकीन मानिए आप पंचवर्षीय योजना के लिए आए हैं। पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना मात्र तुक्का होगा, लक होगा, मेहनत नहीं। रिवीजन बहुत जरूरी है। जो भी नोट्स बनाते हो प्रतिदिन अगले दिन की जो पढ़ाई शुरू करते हैं उससे पहले रिवीजन की जरूरत होती है। जो बच्चा अगले दिन की पढ़ाई शुरू करने से पहले पिछले दिन का रिवीजन करता है वो बच्चा निश्चित तौर पर पहले अटेम्प्ट में एसडीएम बनता है। जब हम सब कुछ पढ़ लेते हैं फिर हमें जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस की। यदि हम प्री की प्रैक्टिस करेंगे तो ओएमआर शीट पे गोला भरेंगे। अधिकांश बच्चे तो गोला गलत भर के चले आते हैं और आपने सुना होगा कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया, क्योंकि प्रैक्टिस का अभाव था। और दूसरा मेंस के लिए लिखने की प्रैक्टिस। तो जो आप पढ़ते हो, जो आप लिखते हो, उससे तुम्हारे लिखने की प्रैक्टिस हो ही रही है। ये सीधे से मंत्र हैं रणनीति के लिए। अगर आप इनका अनुसरण करते हो तो अब वीडियो को आगे देखने की जरूरत नहीं है। पर अभी समस्या बनी हुई हैं। इसमें से कई बच्चे पुराने होंगे, वो ये कहेंगे कि सर हमने इस मंत्र को अपना के देखा, हमें फायदा नहीं मिला। फायदा इसलिए नहीं मिला है क्योंकि आपने इस मंत्र को अपनाते समय कुछ सावधानियां नहीं बरती। क्योंकि इस मंत्र का प्रयोग करके तो सभी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। जितने भी सिलेक्शन हुए हैं आज तक दुनिया में वो इन्हीं 5 बेस पर हुए हैं, पर आपका नहीं हो पाया। इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी थी। कमी क्या थी? सबसे पहली कमी है एकाग्रता की। कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। आप सुनते होंगे कि पीएससी प्री में यार मेरा 1 नंबर से रह गया, आता हुआ प्रश्न गलत कराया। तो इसके लिए जवाबदार कौन है? आप जवाबदार हो, आपकी एकाग्रता जवाबदार है। सर एकाग्रता क्यों कम होती जा रही है? जो आने वाली पीढ़ी है उसकी भविष्य में और एकाग्रता कम होगी, क्योंकि हम मोबाइल की चपेट में आ चुके हैं। तो यदि आप एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा ये निवेदन है कि आप मोबाइल का प्रयोग कम कर दीजिए। जो स्क्रीन की लाइट है वो आपके दिमाग को विचलित कर रही है। सोने से पहले कम से कम 3 घंटे पहले मोबाइल का प्रयोग बंद कर दीजिए। इस भ्रम से बाहर आ जाइए, इस झूठी मेहनत से बाहर आ जाइए कि मोबाइल में हम लेक्चर देखते हैं, मोबाइल में हम पढ़ते हैं। अगर पढ़ रहे होते तो सिलेक्शन हो जाता। झूठी मेहनत की वजह से तुम्हारे सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो पहले अपने आप को पहचानो कि तुम झूठी मेहनत कर रहे हो या दिखावे की मेहनत कर रहे हो। अधिकांश 90% बच्चे सिर्फ दिखावे की मेहनत करते हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, फलाने की कोचिंग ज्वाइन कर ली, फलाने का कोर्स ले लिया, 4 दिन का बुलबुला होता है, फिर फूट जाता है। दूसरा, एकाग्रता बढ़ाना है तो ध्यान लगाइए और अच्छा खाना खाइए। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाए, उतना पानी जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अनावश्यक पानी भी शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। और कोशिश करो वर्तमान में जियो। कई तो इसमें ऐसे होंगे भैरव बाबा जो बाबू के सपने ही देखते रहता है। उसको लगता है कि यदि हम बत्ती लेकर जाएंगे तो उस मोहल्ले में जाके गेट खोल देंगे और गाना बजाएंगे अपनी गाड़ी में, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। पहले बंद तो जाओ बे, वर्तमान में जियो। वर्तमान में जियोगे तो एकाग्रता रहेगी। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, कहीं ऑफिस जाते हो, कोचिंग जाते हो, लाइब्रेरी जाते हो, तो तुम एकाग्र वर्तमान में रहोगे। तुम्हारे बगल से कौन गुजर गया, तुम ये देखो कि तुमने कितने कदम चलते हुए पार किए हैं, तुमसे कौन मिला, तुमने कौन सी बिल्डिंग पार की,
अनकॉन्शियस माइंड में जी रहे हो सब लोग। साले घर से निकलते हो, लाइब्रेरी तक पता ही नहीं है, बीच में वो ऑटो मोड पे होता है दिमाग, अपने आप मुड़ते रहते हो सब लोग, देख ही नहीं रहे हो, मोबाइल में घुसे हुए हो। कम से कम इस दुनिया को देखो तो। तुम्हारे बगल में जो बैठा था उसने कैसा जूता पहना है, कैसे कपड़े पहने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको गौर से देखो, घुसी जाओ उसको देखते देखते। गाड़ी कोई बगल में गुजर गई, उसका नंबर क्या था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके नंबर को याद कर लो, लेकिन नजर डालना तो सीखो। जब तुम इन एक्टिविटियों में अपने आप को फंसाओगे तो ना भूतकाल में जा पाओगे ना भविष्य में जा पाओगे, मजबूरी में तुम्हें वर्तमान में रहना पड़ेगा। पर आसपास की एक्टिविटीज को हम नजरअंदाज कर रहे हैं तो हम खो जाते हैं तुरंत अनकॉन्शियस माइंड में। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये मंत्र का फेलुअर नहीं है, आपकी एकाग्रता का फेलुअर है। और जो बच्चे एकाग्र नहीं होते हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, पूरे साल अच्छी मेहनत करते हैं, उनसे सब बनता है। जैसे ही एग्जाम में बैठते हैं प्री में, 1-2 नंबर से ये प्रश्न गलत कर दिया, आता हुआ प्रश्न गलत करके आ गए, बड़ा दुख होता है यार। 1 नंबर से बाहर होने का मतलब साल भर पूरा तुमको इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए एग्जाम में पहली प्राथमिकता एकाग्रता है, इसके लिए वर्तमान में जीना शुरू करो। फिर दूसरा ये है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम अनुशासन नहीं कर पाते, हम घरेलू महिला हैं, हम जॉब में हैं, हम फलाना है, हम ठिकाना है। तो मैं उनसे ये कहूंगा कि अनुशासन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप टारगेट डिसाइड कर लो। जिन बच्चों के टारगेट डिसाइड होते हैं वो बड़ी ही अच्छे से अनुशासन कर लेते हैं। और छात्र के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, खासकर एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में, जहां पोस्ट दिन बर दिन कम होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो ये टारगेट कैसे बनाते हैं सर? अब मैं बात करता हूं कि तुम्हें टारगेट कैसे बनाने हैं। और ये टारगेट घरेलू महिला के लिए भी होगा, जॉब करने वाले बच्चे के लिए भी होगा, जो पहले दे चुका है पीएससी उसके लिए भी होगा, और जो देने वाला है पहली बार उसके लिए भी होगा। मेरी ये स्ट्रेटजी फिट फॉर ऑल है, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करने के साथ। मैंने टारगेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कैसे? मैंने क्या किया, इन टारगेट्स में एक टारगेट को रखा है थिंकिंग टारगेट, मतलब सोचो, पहले किसी काम को करने से पहले उसको सोचो। अब्राहम लिंकन कहते हैं पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करनी चाहिए। तो तुम जिस तैयारी को करना चाहते हो उस तैयारी को करने से पहले उसके बारे में सोचो, उसके लाभ सोचो, उसको पाने के लिए चुनौतियां सोचो। तो थिंकिंग टारगेट के बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा टारगेट एक्शन वाला, कि सोचने के बाद सोच लिया कि करना है, अब एक्शन का टाइम है। तो पहले थिंकिंग टारगेट पे बात करता हूं। ये अधिकांश बच्चे नहीं करते हैं, और मैं कहता हूं ये 90% बच्चे ये काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बाद में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मान लो अभी आपने मेरा वीडियो देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि 1 अगस्त से तुम्हारा शरीर एक्टिवेट हो जाएगा, दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा कि पीएससी करना है और करके ही रहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे सोचते हैं कि तैयारी शुरू की हमने 1 अगस्त से, अनुमान करते हैं कि दिसंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और ये उम्मीद है कि मार्च में प्री होगा 2025 का, उम्मीद है कि जुलाई अगस्त के आसपास मेंस होगा 2025 का, अक्टूबर नवंबर के आसपास इंटरव्यू होगा। ये सब संभावनाएं हैं, इस पर मैं किसी प्रकार की मुहर नहीं लगा रहा हूं, आगे पीछे डेट हो सकती हैं। ये आयोग बड़ा ही अनिश्चित है, कभी भी अपनी प्रतिक्रियाओं को, कभी भी अपनी कार्यप्रणाली को बदल सकता है। लेकिन मोटा मोटा दिमाग में यह है कि मेरे पास 1 अगस्त से लेकर अक्टूबर तक 15 महीने हैं, यानी 15 महीने की इस जर्नी में, इस यात्रा में मुझे कई सारे रोमांच मिलेंगे, कई सारी चिंताएं मिलेंगी, एंग्जाइटी मिलेगी, ईर्ष्या मिलेगी, आलोचना मिलेगी। रास्ता सीधा नहीं है। आप तो ये समझो कि ये 15 महीने का जो रास्ता है ये ट्रेन का एक सफर है, और तुम 1 अगस्त को इस ट्रेन में बैठ गए हो और अक्टूबर में जाके इस ट्रेन से उतरोगे राजा बाबू बनके। इस दौरान इस ट्रेन में तुम्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिस डब्बे में तुम बैठे हो उसमें कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, तुम पूरी तरह से अनकंफर्ट हो रहे हो, तुम कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो उस ट्रेन की एंजॉय का, उस जर्नी का। तुम्हारे पास रास्ता यह है कि तुम बीच से ही ट्रेन से उतर जाओ, पढ़ाई छोड़ दो, या फिर जो हो रहा है उस ट्रेन में उसका मजा लो। यानी जो चुनौतियां आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, जो समस्या आ रही हैं, उस समस्या को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लो, उस ट्रेन का हिस्सा मान लो और उसको एंजॉय करो। और दिमाग में ये रखो कि कुछ ही दिन की बात है, जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरूंगा तो अफसर बन के ही उतरूंगा। तो अभी ये 15 महीने मेरे जीवन के कुछ सीख दे रहे हैं, इनको सीखने की जरूरत है। तो ये 15 महीने में जो जो चुनौतियां आएंगी पहले उनको चिन्हित कर लो, मुंह उठा के पीएससी करने मत चले आओ। पहले आप समझो कि आप जिस रास्ते पे चलने वाले हो वो इतना आसान नहीं है। जिस रास्ते पे आप चलने वाले हो उसमें अधिकारी बनने के बाद आपको प्रबंधन करना पड़ेगा, आपको जिलों की चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा, आपको प्रशासन व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा,
तो तुम्हें तब चुना जाएगा जब तुम अपने जीवन की अव्यवस्था को सुधार पाओ, अपने जीवन की अव्यवस्थाओं की चुनौतियों का सामना कर पाओ। अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर नहीं पा रहे हो और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें जिले की जिम्मेदारियां दे दी जाएं, तो या तो चुनने वाला मूर्ख है या तुम ऐसा सोच रहे हो तुम मूर्ख हो। तो पहले तुम अपने आप को उतना परिपक्व तो करो कि मैं अपनी चुनौतियों को हंस के सामना कर सकता हूं, उसका समाधान भी कर सकता हूं। मुझे जिले की जिम्मेदारी दीजिए, पूरे जिले की समस्याओं को मैं झेलने के लिए तैयार हूं। तो चुनौतियां क्या हैं इस 15 महीने में? आप सबके सामने चुनौती यह है, बड़ा सिलेबस है। पहले प्री का एग्जाम होगा, इसके लिए 10 यूनिट पढ़नी है हमको। 10, 1 यूनिट, 2 से 3, 10 तक यूनिट पढ़नी है। मतलब इसको पढ़ने में लंबा समय चला जाएगा, बहुत लंबा समय है। मतलब दम से पढ़ाई करनी है प्री के लिए। प्री की मुसीबत खत्म होगी, फिर मेंस होगा, उसमें 6 पेपर होंगे। 6 पेपर का भी एक विशाल लेंथी सिलेबस है। अब समस्या इसमें और है, इसमें से कई ऐसे घरेलू महिलाएं होंगी, कई जॉब वाले होंगे, उनको मैं बता दूं जब आप मेंस के लिए बैठोगे तो उसमें कम से कम तुम्हें 3 घंटे में 3900 शब्द लिखने हैं। 180 मिनट में 3900 शब्द अगर मैं भाग दूं तो 1 मिनट में कम से कम 20 से 21 शब्द लिखना है। तुम्हारी हाथ की नसें झन्ना जाएंगी। तो इस चुनौती को पहले अपने दिमाग में रखो कि यह रास्ता आसान नहीं है। अगर प्री हो गया तो मेंस में मुझे लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करो। 1500 नंबर का जो ये पेपर है, इसको 15 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? क्या 1 महीने में 100 नंबर कंप्लीट किए जाएं तब 15 महीने में 1500 नंबर कंप्लीट होंगे? इस प्रकार की स्ट्रेटजी दिमाग में पहले से ही रखो। पर ऐसा तो है नहीं कि रोज तुमको पढ़ने का मौका मिलेगा। कभी बीमार होगे, कभी परिवार की समस्या होगी, कभी आर्थिक समस्या होगी। तो आप उसको भी दिमाग में रखो कि ये जो टारगेट हैं, इन टारगेट के बाद मुझे पहुंचना पड़ेगा इंटरव्यू में। अब सोच कर देखो, प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया। मेंस में बल्ले बल्ले बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन तब तक जीवन इतनी कांच चुकी थी कि इंटरव्यू में पहुंचे कंसंट्रेशन नहीं कर पाए, एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, चिंता चेहरे पे झलक रही है, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है। तो पूरे जीवन की पढ़ाई जो इंटरव्यू में थी वो फेल हो गई और तुम इंटरव्यू से बाहर हो गए। तुम्हें फिर से 1 से गिनना पड़ेगा। इसीलिए इंटरव्यू में अगर क्वालिफाई करना है तो मानसिक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। मानसिक संतुलन तुम बना के रखो कि इस एग्जाम में हम जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ओखली में सिर डाल दिया हो। अरे आग का दरिया है, वो तैर के जाना है। तुम पहले अपनी चिंताओं को, अपनी चुनौतियों को सामने रख लो। तुम रोज मत कहना मैं परिवार में हूं, मैं परिवार, बच्चे हैं मेरे, बड़ी समस्या है परिवार में, समय नहीं दे पा रहे हैं। सोच लो समय दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। अगर नहीं दे पा रहे हो तो वनडे एग्जाम की तैयारी करो। और अगर बड़ा सपना देख रहे हो एसडीएम, तो ये चुनौतियां आएंगी तुम्हारे सामने। तो रोज रोज परिवार का रोना मत रोना कि मैं परिवार में बच्चे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, रोटी बनानी पड़ती है। डिसाइड तुम कर लो। ओखली में सिर देने से पहले सोच लो कि मूसर सर में पड़ेगा। फिर जॉब वाले, सर थक जाते हैं, तो वही कम करो ना। थकने का अगर तुम्हारे दिमाग में, शरीर में ये है कि हम थक जाते हैं, तो जहां मजदूरी कर रहे हो वहां मजदूरी करो। अधिकारी बनने के सपने मत देखो। अधिकारी बनने वाले जो होते हैं ना, उनके अंदर एक शब्द नहीं होता है, थकान। शरीर और दिमाग 2 ऐसी चीजें हैं जिन्हें कितना भी खींचा जा सकता है। तुमने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर नहीं देखे? उनका शरीर ऐसा हो लेकिन बॉडी बना के कितने बड़े बड़े वो अपने बाजू कर लेते हैं, कितने बड़े बड़े वो अपने कंधे कर लेते हैं। इसका मतलब शरीर की कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार दिमाग की कोई सीमा नहीं है। थकावट होना, कोई कार्य असंभव लगना, कॉन्फिडेंस कम होना, ये सब दिमाग का खेल है। तुम जो सोचोगे वो तुमको मिलेगा। तुम सोच सपने रहे हो एसडीएम बनने के, लेकिन तुम्हारे विचार हैं चपरासी वाले, क्योंकि ऐसे छोटे विचार चपरासियों के आते हैं, मजदूरों के आते हैं। तो जहां तुम मजदूरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, फिर वो जगह तुम्हारे लिए ठीक है। तो तुम विचार कर लो कि इस जगह आना है कि नहीं आना है। फिर तीसरा, सर आर्थिक समस्या है। अरे इसीलिए तो एसडीएम बन रहे हैं कि जो हमने समस्या फेस की है वो हमारी आगे वाली पीढ़ी ना करे। एक बार एसडीएम बन गए, पूरी पीढ़ी तर जाए। अरे पूरा गांव तर जाता है। एक अधिकारी बनने से पूरे गांव का नाम रोशन होता है, पूरे गांव की तस्वीर बदलती है। तो ये समस्या आएगी, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और जब तुम्हें लगे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और जिस फोन से तुम बोल रहे हो कि सर मेरे पास पैसे नहीं, फीस कम कर लो, वो फोन स्क्रीन वाला है, वो कहां से आया तुम्हारे पास? वो जीन्स पहने वो कहां से आया तुम्हारे पास? पैसे नहीं है, ये बहाने बनाना बंद करो। कहीं और चीजों में कटौती करो, शिक्षा में कटौती मत करो। फिर ये स्वास्थ्य खराब हो गया है तो अच्छा खाना खाओ। बाहर आकर सबसे बड़ी समस्या बच्चों की ये होती है, हॉस्टल में रहते हैं, सड़ा गला खाना मिलता है और वो बीमार हो जाते हैं, उनका रूटीन टूट जाता है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे स्वास्थ्य की चिंता हमें खुद होनी चाहिए। बाहर का खाना खाना है, कैसा पानी पीना है, कितना खाना खाना है, तली चीज खानी है कि नहीं खानी है, अगर तुम्हें इसका होश नहीं है तो तुम एसडीएम मत बनो। क्योंकि एसडीएम बनने के लिए अच्छाई और बुराई के बीच में अंतर करना बहुत जरूरी है। फिर लास्ट में यह है कि सर बाबू बड़ा परेशान करता है, बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया,
इसके लिए बड़ा चिंतित रहते हैं। बाबू को रख दो साइड में, ऐसे 100 बाबू की लाइन लगा दूंगा मैं, एक बार यहाँ 3 स्टार लगा दो, तुम बोलो पिंक ब्लैक व्हाइट जैसी चाहोगे वैसी बाबू तुमको लाकर दे दूंगा। लेकिन पहले ये सोच लो कि ये बाबू जो छड़े 4-5 महीने 2 साल तुम्हारे साथ रहेगी, फिर पूरा जीवन तुम किसी के यहाँ बाबू बन के काम करोगे, मुनीम बन के, वो ज्यादा अच्छा है कि अभी बाबू का साथ अच्छा है? तुम डिसाइड करो इस चीज के लिए। तो जब तुम थिंकिंग लेवल पर आ जाओगे कि नहीं हमने सोच लिया सर, अब हम ओखली में सर देने के लिए तैयार हैं, मम्मी कसम खा रहे हैं सब, रोज रोज बहाना नहीं बनाएंगे कि हमारा परिवार है, हमारी जॉब है, हमारा ये है वो है, तो ही पीएससी में कदम रखना। अन्यथा महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आ रही है, वर्ग 2-3 में वैकेंसी आ रही है, डीएड बीएड करो और मास्टर जाकर नौकरी करो। मास्टर की नौकरी सरकार की जितनी आराम की उतनी कोई नहीं है। तुम लोग आराम प्रिय हो, अपना कंफर्ट लेवल नहीं छोड़ना चाह रहे हो। कंफर्ट जोन, लेटे लेटे एसडीएम बन जाए, ऐसे मोबाइल देख रहे हैं बाबू के साथ। अपने आप को थोड़ा सा उस लेवल पे लाने की कोशिश करो कि हमें थिंकिंग लेवल लेके जाना है। ये अगर अच्छा जिसका है सोच लो, हो गया। अच्छा अब रेडी है कि नहीं सर करना है, मैं रोज रोज बहाना नहीं बनाऊंगा, रोज रोज फोन नहीं करूंगा, रोज रोज कुछ नहीं करूंगा, अब मुझे एक्शन करना है। करो, ठीक है, रेडी है, अब बहाना नहीं बनना है। हाँ अब बताओ सर क्या करना है, कैसे तैयारी करें? तो इसमें टारगेट डिसाइड करो, डेली, वीकली, मंथली। ये डेली का मतलब रोज, वीकली का मतलब हफ्ते का, मंथली का मतलब महीने का। जो व्यक्ति टारगेट रखता है ना कि आज मुझे ये काम करना है, टारगेट बहुत छोटे छोटे बनाओ शुरुआत में, जिससे टारगेट फेल ना हो। शुरू में पहले दिन पढ़ रहे हो, सिर्फ 5 मिनट का टारगेट बनाओ कि आज मैं 5 मिनट ही पढ़ूंगा, 5 मिनट पूरे, पढ़ाई पूरी, बाकी दिन तुम्हारा ऐश करो। अगले दिन 10 मिनट का टारगेट बनाओ, अगले दिन 15 मिनट का टारगेट बनाओ, ऐसे ही लगातार 21 दिन करो, तुम्हारा रूटीन बन जाएगा। तुम लोग क्या करते हो, हलवे की तरह उसको सामने रखते हो, आज हम 50 घंटे पढ़ेंगे, आज हम इतने घंटे पढ़ेंगे, आज हम कॉपी रट डालेंगे, फाड़ डालेंगे। दिवाली चौक है, पड़ा मोटे ना हो। एक दिन अच्छा सा कर लोगे, अधिकारी नहीं बनोगे। खरगोश चाल नहीं, कछुआ चाल चलो। अनुशासन के लिए छोटे छोटे टारगेट बनाओ। तो पहले दिन का टारगेट पूरा हुआ, फिर देखो हफ्ते का हुआ कि नहीं हुआ, फिर देखो महीने का हुआ कि नहीं हुआ। और जब आप रूटीन में आ जाओगे तो ये एसडीएम जैसी पोस्ट मुस्कुरा के तुम्हारे पास आएगी। हो सकता है एमपीपीएससी वाला ही रिश्ता लेके आ जाए कि बेटा बाबू से शादी करोगे क्या। आगे चलो, देखो ध्यान से, अगर मुझे एक्शन टारगेट करना है और मेरे पास जो समय है वो 15 महीने का है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इनको टुकड़ों में तोड़ देता हूं कि अगस्त से हमने पढ़ाई शुरू की है और अगस्त से लेकर दिसंबर तक हमारे पास 150 दिन है। इस 150 दिन में दिन के, हफ्ते के और महीने के जो टारगेट होंगे उसमें हमें क्या अचीव करना है। आप तो दिमाग में ये रखो कि ये आने वाले 150 दिनों में मुझे पूरी तरह से मेंस पढ़ना है। उसमें पेपर 3 के नोट्स बनाने हैं, पेपर 4 के नोट्स बनाने हैं, पेपर 5 के नोट्स बनाने हैं, और जिसके नोट्स बना रहे हैं उसका पर डे रिवीजन भी करेंगे। तो ये टारगेट क्लियर हो गया कि मुझे 3, 4 और 5 के पहले हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको लेक्चर के लास्ट में समझा दूंगा और मैं उसमें प्रॉपर आपको वीडियो में समझाऊंगा। तो आप जो अगस्त से दिसंबर तक मैक्सिमम पढ़ाई करोगे, मान लो 8 घंटे पढ़ते हो, तो आपको 6 घंटे इनके नोट्स बनाने पे काम करना है। एनी हाउ इस 150 दिन में तुमको इन तीनों पेपरों के नोट्स बनाने हैं। और इतना ही नहीं, प्रतिदिन 2 घंटे आपको अगस्त से लेकर दिसंबर तक ल्यूसेंट जीके आती है, ल्यूसेंट की जीके रामबाण है। कोई बोलता है कि नहीं वो कोई काम की नहीं है, मैं उसको सामने रखता हूं और अल्लम पल्ला करके पूछता हूं, अगर वो जवाब दे देगा तो मैं मानूंगा कि हाँ उसका सिलेक्शन किसी और कार्ड से रुका है। ल्यूसेंट को पहले दिमाग में बैठाओ, तो उसके बाद ल्यूसेंट को कुछ बोलो। 40 से 50% पेपर तो ल्यूसेंट से फंस जाएगा। ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस हो, सब ल्यूसेंट से आ जाएगा। 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन ल्यूसेंट से फंस जाएंगे भूगोल के, 2 तो कोई नहीं बना पाएगा। साक्षात एमपीपीएससी वालों को आंसर नहीं मालूम होते, हर बार डिलीट करते घूमते हैं। तो स्वीकार कर लो कि तुम्हें भी नहीं मालूम होंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। जो हमारा एग्जाम ले रहा है उसको नहीं मालूम है, हर साल डिलीट करते हैं वो। इसका मतलब है कि ज्यादा ज्ञान लेके एग्जाम हॉल में नहीं जाना है। परीक्षा धाम एमपीजीके की किताब आती है, आपके पास जो भी है उसको पढ़ो। इस किताब ने व्यवस्थित लिखा है, बंदे ने बहुत मेहनत की है। मैं तो सैल्यूट करता हूं ऐसे बंदों को कि इतना डेडिकेट होकर मेहनत कोई कैसे कर सकता है। अगर कोई परीक्षा धाम को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ले, ल्यूसेंट जीके को कंप्लीट कर ले, तो ये मानो कि प्री की 50% तैयारी तो उसकी वैसे ही हो गई। तो तुमने अगस्त से दिसंबर तक ल्यूसेंट और परीक्षा धाम को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो यहां देखो 60% प्री तो तुमने वैसे ही कंप्लीट कर लिया, यानी 100 में से 60 नंबर तो वैसे ही आ गए। साथ ही साथ तुमने ये वाला जो मेंस के नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स कितने नंबर के हो गए हैं, 800 नंबर।
तो मेंस के 800 नंबर कंप्लीट कर लिए, ये वाले तुमने 60% कंप्लीट कर लिया। पॉइंट समझ पा रहे हो? अब आया दिसंबर, खत्म हो गया। जैसे दिसंबर खत्म होगा एमपीपीएससी अपना नोटिफिकेशन दे देगी। अब जनवरी से लेके मार्च तक का काम करते हैं। क्या जनवरी से मार्च के बीच में मेंस नहीं पढ़ना है? पढ़ना है भैया, पर अब पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे और पेपर सेकंड का पार्ट ए यानी पॉलिटी पढ़ेंगे। क्या प्री पढ़ेंगे? बिल्कुल। प्री में यूनिट 10, यूनिट 9, यूनिट 8, यूनिट 7 ये जनवरी से लेके मार्च तक कंप्लीट करना है। तो सर बाकी 1, 2, 3, 4 यूनिट कहाँ है? 1 यूनिट में हिस्ट्री और पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये रहा भैया। पॉलिटी ये पढ़ लिया तुमने, जब मेंस के ही नोट्स बन गए तो प्री के तो कवर हो गया ना। सर जो दरारें रह गई उसके लिए क्या होगा? जो दरारें रह गई हैं वो दरारें इनसे पूरी हो जाएंगी, क्योंकि 60% यहाँ कवर कर चुके हैं, बचा हुआ जो 20% है वो ये कवर कर देंगे। तो 80 ही कट ऑफ जा रहा है ना, 80 से 81 के बीच में, तो 80% क्वेश्चन हो गए। याद रखना बेटा, प्री में 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें कट ऑफ 80 जाता है। अगर 20 तुम छोड़ के भी आओगे तो भी तुम पास हो जाओगे। तो ऐसे 20 क्वेश्चनों के पीछे मत भागो जिनका कोई औचित्य नहीं है। ज्ञान को जितना तुम्हारे पास है उसको इतना ऑथेंटिक रखो कि देखते ही उसका सही आंसर लगा पाए। पढ़ बहुत लिया, कंफ्यूजन हो रहा है, अरे यार ये उत्तर होगा कि ये उत्तर होगा, तो ऐसी पढ़ाई का कोई काम नहीं है। इसलिए कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, मेरा ये मानना है। देर आओगे दुरुस्त आओगे। जैसे ही मार्च खत्म होगा, यानी कि मान लेते हैं प्री हो गया, अब मेंस के लिए डेट आनी बाकी है, और तुम लोगों का प्री जैसे ही होगा तुम सब लोग अंदर होगे जिस हिसाब से तुमने रणनीति बनाई है। अब आते हैं मेंस के लिए। मान के चलते हैं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के बीच में या जुलाई अगस्त के बीच में मेंस होना है, तो अब हम पूरी तरह से मेंस पर फोकस करेंगे। मेंस में हम पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड का पार्ट ए, पेपर थर्ड, 4, 5 पहले कंप्लीट कर चुके हैं। जो पेपर बचे हैं अब उनको कंप्लीट करेंगे। पेपर 6 बचा था, पेपर सेकंड का पार्ट बी बचा था, सोशियोलॉजी, अब हम इनको कंप्लीट करेंगे। बाकी हमारे पेपर पहले से कंप्लीट हो गए थे। साथ ही साथ सेल्फ नोट्स जो अभी तक हमने बनाए थे, किसके? ये पेपर के, इन पेपरों के, इनका हम अच्छे से रिवीजन करेंगे और टेस्ट सीरीज लगाएंगे, कोशिश करेंगे। टेस्ट सीरीज लगाएंगे वो भी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में, क्योंकि मेंस आपका इसी समय काल में होगा। इससे आपके शरीर की और दिमाग की और हाथ की अच्छी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, आप थकेंगे नहीं और रेडी रहेंगे मेंटली मेंस के लिए। साथ ही साथ करंट न्यूज को फॉलो करेंगे। करंट न्यूज को फॉलो करने का कारण ये है कि जो आपने मेंस के नोट्स बनाए हैं वो बहुत अच्छे से अपडेट हो जाएंगे, लेकिन मेंस के बाद जो इंटरव्यू होने वाला है आप उसके लिए भी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि मेरा मेंस हो जाएगा, तो इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी साथ ही साथ चल रही है। अब अगला प्रॉब्लम ये है कि जो आपने सर बताया है ये एक्शन टारगेट प्लान, ये तो समझ में आ गया कि कब क्या क्या करना है, पर उसमें थोड़ा सा और बताइए कि इसको मंथली, वीकली और डेली प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करें। मैं ये मानता हूं कि सबसे पहले हम लोग मंथली टारगेट डिसाइड करते हैं। उदाहरण के तौर पर मंथली हमने ले लिया अगस्त से सितंबर, मतलब अगस्त से लेकर सितंबर तक हम 1 महीने का टारगेट रखते हैं। इसमें पूरी तरह से मेंस पढ़ रहे हैं, इसके नोट्स बनाने हैं। मान लो हमने पेपर थर्ड के नोट्स बनाना शुरू किया, उसमें भी पार्ट ए इकोनॉमिक्स का। फिर वीकली हम इसको क्या करेंगे, यूनिट में तोड़ देंगे कि हम इस वीक में यूनिट 1 और यूनिट 2 के नोट्स बनाएंगे। फिर डेली रूटीन में हम क्या करेंगे, जो 8 घंटे पढ़ने वाले हैं उसमें हम इन यूनिट के टॉपिक्स को तोड़ देंगे। इस 8 घंटे में मेंस पढ़ेंगे 6 घंटे और प्री पढ़ेंगे 2 घंटे, जिसमें परीक्षा धाम और ल्यूसेंट होगा। इन 6 घंटे में जो टॉपिक हमने तोड़ा है वो है राष्ट्रीय आय। मान लो उदाहरण के लिए अब 6 घंटे में आज हमें राष्ट्रीय आय कंप्लीट करनी, कुछ भी हो जाए। राष्ट्रीय आय को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए पहले सिलेबस देखो कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या दिया गया है। अगर उसमें केवल लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा, तो इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि इस सिलेबस को तुम अपने आप से डिकोड करो। जब तुम्हें सिलेबस में बहुत डिटेल नहीं दिया गया हो तो उस सिलेबस के आगे तुम ये पूछो अपने आप से, पहला क्या है, मतलब राष्ट्रीय आय क्या है। दूसरा, राष्ट्रीय आय क्यों मापते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय आय कौन मापता है। चौथा, राष्ट्रीय आय कैसे मापते हैं। पांचवा, राष्ट्रीय आय कब कब मापी जाती है। तो ये प्रश्न तो तुमने खुद ही पूछ लिए ना अपने आप से। अब यहां पे लिखा है राष्ट्रीय आय कैसे मापते हैं, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है राष्ट्रीय आय मापन की विधियां लिखिए, और ये एमपीपीएससी का पूछा गया प्रश्न था। तो जब तुम्हें किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाने हो तो तुम क्या, क्यों, कैसे, ये प्रश्न अपने आप से पूछो। जब अपने आप से पूछोगे, उसको गूगल पे सर्च करोगे, उसको नोट्स में देखोगे तो उसका कंटेंट वहां दिखेगा और वही नोट्स हम छांट के यहाँ बनाएंगे। सर क्या छांटना है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता है कि जो क्वेश्चन है उसकी डेप्थ क्या है, जो टॉपिक है उसकी डेप्थ क्या है। राष्ट्रीय आय में कुछ भी नहीं पढ़ के चला जाना है, पहले देखो कि वो पूछता क्या है राष्ट्रीय आय में। तो वो पूछता है चुनौतियां, विधियां और महत्व।
तो हम भी नोट्स से चुनाएंगे चुनौतियां, विधियां और महत्व। और पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम नोट्स पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्री भी पढ़ेंगे और मेंस भी पढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आय प्री में भी है और मेंस में भी है। तो एक ही नोट्स में प्री के भी फैक्ट निकालेंगे और मेंस का कंटेंट भी निकालेंगे। तो प्री के पढ़े तुमने और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेहनत का काम है, लेकिन एक ही बार मेहनत करनी है। मेरी बात समझ रहे हो? हर टॉपिक को ऐसे ही पढ़ना है। और फिर उसके नोट्स पढ़ो, यानी कि राष्ट्रीय आय के नोट्स बनाने से पहले एक बार राष्ट्रीय आय के नोट्स को पढ़ डालो जो तुम्हारे पास हैं, फिर नोट्स बनाना शुरू करो। अच्छा सर, नोट्स कैसे बनाते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो यही है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं कि इसके नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। मान लो कि यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है सकल घरेलू उत्पाद। क्या लिखा हुआ है? सकल घरेलू उत्पाद। अब मैंने यहाँ पे लिखा है सकल घरेलू उत्पाद की ये पूरी भाषा है। आपको नोट्स में इस प्रकार की पूरी भाषा पैराग्राफ में दी जाएगी कि किसी देश की घरेलू सीमा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे घरेलू सीमा को अंडरलाइन कर दिया। मैंने एक वित्तीय वर्ष को अंडरलाइन कर दिया के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य का समग्र योग जीडीपी कहलाता है। इससे हम क्या समझे कि सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहते हैं। इसीलिए हम सकल घरेलू उत्पाद को जब नोट्स बनाने जाएंगे तो केवल और केवल जीडीपी लिखेंगे। ध्यान रखना, जिस पन्ने पे आप नोट्स बना रहे हो उस पन्ने को कुछ इस प्रकार से बना लीजिए और यहां पे एक लाइन खींच दीजिए, ऊपर हेडिंग डाल दीजिए राष्ट्रीय आय, इस डब्बे में लिखिए प्री। इसमें केवल राष्ट्रीय आय संबंधित प्री के फैक्ट होंगे और ये जो बचा हुआ डब्बा है ये मेंस का कंटेंट होगा। तो जो तुम पढ़ते हो नोट्स में जो पैराग्राफ दिया जाता है उसमें देखो ये जो भाषा बनी है शब्दों से ही तो बनी है। तो मैंने क्या किया, इस पूरी भाषा को मैंने ना कॉपी करते हुए केवल इसके 4 शब्दों को मैंने कॉपी किया। वो 4 शब्द कौन कौन से हैं? घरेलू सीमा, वित्तीय वर्ष, बाजार मूल्य, समग्र योग। वो इन्हीं 7 शब्दों को मिला के मैं उल्टा सीधा जोड़ जाड़ के ये भाषा बना सकता हूं। यानी जब मैं रिवीजन करने के लिए जाऊंगा तो मैं पूरा सकल घरेलू उत्पाद का ये भाषा याद नहीं करूंगा, उसके लिए मैं इन जीडीपी के शब्दों को विशेष रूप से याद करके चला जाऊंगा। तो जब मुझे ये शब्द याद होंगे तो रिवीजन करने में कितना आसानी है। तो अगर कोई तुमसे बाहर निकल के पूछता है बेटा जीडीपी क्या है, तो तुम्हारे दिमाग में वो भाषा नहीं जाएगी, वो दिमाग में शब्द चल रहे होंगे, सकल घरेलू उत्पाद, वित्तीय वर्ष, समग्र योग, बाजार मूल्य। अब इसी को तुम 4 शब्दों को बार बार रिवाइज कर रहे हो और कोई तुमसे पूछ दे कि जीडीपी क्या है, तो इन्हीं 4-5 शब्दों को मिलाकर एक भाषा बना दो। ये ज्यादा अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से पढ़ने का। और चूंकि नोट्स बनाते समय तुमने पहले ही ध्यान दिया है कि क्या है, क्यों है, कौन है, कैसा है, तो तुमने देख लिया ना कि राष्ट्रीय आय से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाकर। तो पहले तुमने परिभाषा, उसके परिचय को नोट्स बना लिया, वो भी पॉइंट फॉर्म में। ठीक इसी प्रकार से मापन की विधियां पॉइंट फॉर्म में। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय की चुनौतियां पॉइंट फॉर्म में। ठीक इसी प्रकार से महत्व पॉइंट फॉर्म में। अब जीडीपी में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं राष्ट्रीय आय में प्री में कि जीडीपी मार्केट प्राइस पर मापी जाती है, ये फैक्ट है। जीवीए बेसिक प्राइस पे मापा जाता है, ये फैक्ट है। राष्ट्रीय आय फैक्टर कॉस्ट पे मापी जाती है, ये फैक्ट है। मॉस्पी मंत्रालय है जो इसको मापने का काम करता है। सीएसओ एनएसओ क्या होते हैं? भारत की पहली राष्ट्रीय आय गणना किसने की? क्या एमपीपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं? आते हैं। तो तुमको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर यह सब करने के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। दूसरों के नोट्स पढ़ के, दूसरों की पीडीएफ पढ़ के आप कंटेंट कलेक्टर तो हो सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाएंगे। डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा और खुद के ही नोट्स बनाने पड़ेंगे और ये लेंदी प्रक्रिया है, लेकिन तुम्हारे पास समय भी 15 महीने का पर्याप्त है। और उस 15 महीने में तुमको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसमें से 1500 नंबर का मेंस है और 185 नंबर का साक्षात्कार है। पर आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नैया पार आपकी हेल्प करेगा। नैया पार के एप्लीकेशन पर एमपीपीएससी के लिए सभी प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं और उन पर अभी डिस्काउंट चल रहा है 20% का। जैसे कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं? एमपीपीएससी 2024 मेंस का हमारे पास कंप्लीट कोर्स है। यदि आप 2024 का मेंस देने वाले हो जो अक्टूबर में होने वाला है, समय बढ़ गया है, आपके पास कंटेंट वो नहीं है जो नए टॉपिक में होना चाहिए। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका प्री हो गया है पर वो मेंस के लिए तैयार नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या करें? नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये कोर्स परचेज कर लीजिए एमपीपीएससी 2024 मेंस का।
इसमें जो भी नए नए टॉपिक जुड़े हैं, जैसे हिस्ट्री का नया टॉपिक जुड़ा है, पीडीएफ के साथ आपको बेस्ट क्वालिटी के लेक्चर मिल जाएंगे। 2x में लेक्चर देख डालो, 1 घंटे का लेक्चर 30 मिनट में खत्म हो जाएगा, जल्दी से नोट्स भी बन जाएंगे और तुम उतने कॉन्फिडेंट तो हो जाओगे कुछ तो लिख के आ जाए। उद्यमिता का लेक्चर मिल जाएगा, सोशोलॉजी का मिल जाएगा, इकोनॉमी का मिल जाएगा, जो भी नया जुड़ा है वो सब हमारे पास अवेलेबल है विद पीडीएफ के। अगर आप कम समय में अच्छी गुणवत्ता के साथ नोट्स बनाकर तैयारी करना चाहते हो, थोड़ा सा कंटेंट एग्जाम हॉल में अच्छा ले जाना चाहते हो, अपडेटेड एग्जाम में कंटेंट ले जाना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। सर पूरा कोर्स नहीं खरीदना है, मत खरीदो, आपके लिए इंडिविजुअल व्यवस्था भी की गई है। आप जिस भी पेपर में कमजोर हैं, जिस भी टॉपिक में कमजोर हैं, आप उसको यहाँ पर लेकर कंप्लीट कर सकते हैं। सर मैं तो 2025 के लिए तैयारी कर रहा हूं, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको एक नया बैच मिलेगा जिसको मैंने नाम दिया है फाउंडेशन बैच। ये फाउंडेशन बैच लाइव चल रहा है। इसमें अभी आप एडमिशन लेते हो तो यकीन मानो 18 महीने में मैं एमपीपीएससी के इतने अच्छे तरीके से आपकी तैयारी करवा दूंगा। हमारी जो टीम है, जिस प्रकार से हम लोग आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बेसिक लेवल पर एक एक पॉइंट पे जाकर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग आपसे। तो ये जो फाउंडेशन बैच है, इस फाउंडेशन बैच की विशेषता ये है, हम इसमें आपको प्रीलिम्स भी कंप्लीट करवाएंगे, मेंस भी कंप्लीट करवाएंगे और इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस देंगे। इसमें आपको प्रीलिम्स की सभी यूनिट लाइव रहेंगी, 10 यूनिट, जो दिसंबर से शुरू होगा, क्योंकि अभी तो मेंस पढ़ रहे हैं हम लोग स्ट्रेटेजी के अनुसार। और ये जो लाइव क्लासेस आप देख रहे हो, इसमें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, मेंस की भी क्लासेस लाइव रहने वाली हैं, इंटरव्यू में गाइडेंस आपको मिलेगा जब आप पास हो जाएंगे। इसमें लाइव बैच है, फ्री पीडीएफ है, 18 महीने की वैलिडिटी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ अवेलेबल होंगी। ये मैं पहले आपको बता दूं, बाइलिंगुअल है ये। अगर आप इसमें भी इंडिविजुअल कोर्स चाहते हैं तो इंडिविजुअल कोर्स अवेलेबल है। यदि आप एमपीपीएससी प्री 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको 8 महीने की वैलिडिटी के साथ एमपीपीएससी का रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, जिसमें फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल है। यदि आप एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं वनडे एग्जाम की, तो भी नैया पार के एप्लीकेशन पर एसएससी का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आप एमटीएस, सीएचएसएल इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप पा सकते हैं। बड़ा आसान है, नैया पार का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और अधिक जानकारी के लिए आप नैया पार के टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। इस चैनल पर आपको क्विज या एमपीपीएससी से संबंधित या किसी अन्य एग्जाम से संबंधित जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसकी जानकारी समय समय पर मिलती जाती है। इसके अलावा यदि आप कोई अधिक जानकारी चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप निश्चित तौर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मैं व्यस्त नहीं रहा तो मैं आपके फ़ोन का जवाब जरूर दूंगा, और अगर व्यस्त रहा तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ। और कोई सलाह मशवरा हो कमेंट में बताइए, कोई शिकायत हो कमेंट में कीजिए। जय हिंद, जय भारत।